तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 फिजिक्स क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर 1 रीडिंग लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। हम सभी को विशेषकर शुष्क मौसम में स्वेटर अथवा संश्लिष्ट वस्त्रों को शरीर से उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनने अथवा चिनगारियाँ देखने का अनुभव होगा। क्या आपने कभी इस परिघटना का स्पष्टीकरण खोजने का प्रयास किया है। विद्युत विसर्जन का एक अन्य असामान्य उदाहरण आकाश में गर्जन के समय तड़क दिखाई देना है। विद्युत झटके के संवेदन का अनुभव हमें उस समय भी होता है जब हम किसी कार का दरवाज़ा खोलते हैं अथवा जब हम अपनी बस की सीट पर खिसकने के पश्चात उसमें लगी लोहे की छड़ को पकड़ते हैं। इन अनुभवों के होने के कारण हमारे शरीर में होकर वैद्युत आवेशों का विसर्जित होना, जो विद्युत रोधी पृष्ठों पर रगड़ के कारण एकत्र हो जाते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि यह विद्युत आवेश स्थिर विद्युत से उत्पन्न होने के कारण है। इस अध्याय तथा अगले अध्याय में भी हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। स्थिर से तात्पर्य वह सब कुछ जो समय के साथ परिवर्तित अथवा गतिक नहीं होता। स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हम स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों, क्षेत्रों तथा विभवों के विषय में अध्ययन करते हैं। विद्युत आवेश। इतिहास के अनुसार लगभग 600 ईस्वी पूर्व इस तत्व की खोज का श्रेय कि ऊन अथवा रेशमी वस्त्र से रगड़ा गया एम्बर हल्की वस्तुओं को आकर्षित करता है। ग्रीस देश के मेल्टेस के निवासी थेल्स को कहा जाता था। इलेक्ट्रिसिटी शब्द भी ग्रीस की भाषा के शब्द इलेक्ट्रॉन से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ एम्बर है। उस समय पदार्थों को ऐसे बहुत से युगल ज्ञात थे जो परस्पर रगड़ जाने पर भूसे के तिनकों, सरगंडों की गोलियां, कागज के छोटे टुकड़े आदि हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेते थे। यह भी परीक्षित किया गया कि यदि ऊन अथवा रेशम के कपड़े से रगड़ी हुई दो कांच की छड़ों को एक दूसरे के निकट लाएं तो वो एक दूसरे के प्रतिकर्षित करती हैं। ऊन की वे लड़ियाँ अथवा रेशम के कपड़े के वे टुकड़े जिनसे उन छड़ों को रगड़ा गया था, वे भी परस्पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, परंतु कांच की छड़ तथा ऊन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार बिल्ली की समूर से रगड़ी गई दो प्लास्टिक की छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, परंतु समूर को आकर्षित करती हैं। इसके विपरीत प्लास्टिक की छड़ें कांच की छड़ों को आकर्षित करती हैं तथा सिल्क अथवा ऊन जिससे कांच की छड़ों को रगड़ा गया था को प्रतिकर्षित करती है। कांच की छड़ समूर को प्रतिकर्षित करती है। वर्षों के प्रयास अथवा सावधानीपूर्वक किए गए प्रयोगों एवं उनके विश्लेषणों द्वारा सरल प्रतीत होने वाले ये तथ्य स्थापित हो गए। विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा किए गए बहुत से सावधानीपूर्ण अध्ययनों के पश्चात ये निष्कर्ष निकाला गया है कि एक राशि होती है जिसे विद्युत आवेश कहते हैं। ये केवल दो प्रकार की ही हो सकती है। विद्युत आवेश कहने वाली राशि के केवल दो प्रकार ही होते हैं। हम कहते हैं कि प्लास्टिक एवं कांच की छड़, रेशम, समूर, सरकंडे की गोलियां आदि पिंड विद्युत में हो गए हैं। रगड़ने पर ये विद्युत आवेश अर्जित कर लेते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं तथा हम ये पाते हैं कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे से को आकर्षित। वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में भेद करता है आवेश की ध्रुवता कहलाता है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो एक प्रकार के आवेश को अर्जित करती है तथा रेशम दूसरे प्रकार के आवेश को अर्जित करती है। ये उन सभी वस्तुओं को युगल के लिए सत्य है जो विद्युत में होने के लिए परस्पर रगड़े जाते हैं। अब यदि विद्युत में कांच की छड़ को रेशम के संपर्क में लाते हैं जिससे उसे रगड़ा गया तो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते। ये अब अन्य हल्की वस्तुओं को भी आकर्षित व प्रतिकर्षित नहीं करते, जैसा कि विद्युत में होने पर कर रहे थे।
इस प्रकार रगड़ने के पश्चात वस्तुओं द्वारा अर्जित आवेशित वस्तुओं के एक दूसरे के संपर्क में आने पर लुप्त हो जाता है। इन परीक्षणों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? यह तो केवल इतना बताता है कि वस्तुओं द्वारा अर्जित विजातीय आवेश एक दूसरे के प्रभाव को निष्फल कर देते हैं। इसलिए अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों को धनात्मक तथा ऋणात्मक कहा। परिपाटी के अनुसार कांच की छड़ अथवा बिल्ली के समूर पर आवेश धनात्मक कहलाता है तथा प्लास्टिक क्षण अथवा रेशम पर आवेश ऋणात्मक कहलाता है। जब किसी वस्तु पर कोई आवेश होता है तो वस्तु विद्युन्मय अथवा आवेशित अवशिष्ट कही जाती है, यानी आविष्ट कही जाती है। जब उस पर कोई आवेश नहीं होता तब उसे अनावेशित कहते हैं। आवेशों की उपस्थिति के संसूचन के लिए एक सरल उपकरण स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी है। इसमें एक बॉक्स में धातु की एक क्षण ऊर्ध्वाधरता लगी होती है, जिसके निचले सिरे पर सोने की वक्र की दो पट्टियां बंधी होती हैं। जब कोई आवेशित वस्तु क्षण के ऊपरी सिरे को छूती है तो क्षण में होता हुआ आवेश सोने के वक्रों पर आ जाता है और वे एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। आवेश जितना अधिक होगा, वक्रों के निचले सिरे के बीच उतनी ही अधिक दूरी हो जाती है। आइए इस बात को समझने की द्रव्य से बनी वस्तुओं क्यों आवेश को अर्जित करती हैं। सभी पदार्थ परमाणुओं और अथवा परमाणुओं से बने हैं। यद्यपि वस्तुएं सामान्यतः विद्युत उदासीन होती हैं, उनमें आवेश तो होता है परंतु उनके ये आवेश ठीक संतुलित होते हैं। अणुओं को संभालने वाला रासायनिक बल, ठोसों में परमाणुओं को एक साथ थमे रखने वाला बल, गोद का संजक बल, पृष्ठ तनाव से संबंध बल, इन सभी बलों की मूल प्रकृति वैद्युतीय है और ये आवेशित कणों के बीच लगने वाले विद्युत बलों से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार वैद्युत चुंबकीय बल सर्वव्यापी है और ये हमारे जीवन में संबंध प्रत्येक क्षेत्र में सम्मिलित है। अतः ये आवश्यक है कि हम इस प्रकार के बल के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। किसी उदासीन वस्तु को आवेशित करने के लिए हमें उससे एक प्रकार के आवेश को जोड़ने अथवा हटाने की आवश्यकता होती है। जब हम ये करते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है तो हम सदैव इस आवेश के अधिक अथवा अभाव का उल्लेख करते हैं। ठोसों में कुछ इलेक्ट्रॉन परमाणु में कम कसकर आबद्ध होने के कारण वे आवेश होते हैं जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होते हैं। इस प्रकार कोई वस्तु अपने कुछ इलेक्ट्रॉन खोकर धनावेशित हो सकती है। इसी प्रकार कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन देकर ऋणावेशित भी बनाया जा सकता है। जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो छड़ के कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार की क्षण धनावेशित तथा रेशम ऋणावेशित हो जाती है। रगड़ने की प्रक्रिया में कोई नया आवेश उत्पन्न नहीं होता, साथ ही स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की तुलना में एक बहुत छोटा अंश होती है। चालक तथा विद्युत रोधी, कुछ पदार्थ तुरंत ही अपने में से होकर विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं, जबकि कुछ अन्य ऐसा नहीं करते। जो पदार्थ आसानी से अपने में से होकर विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं उन्हें चालक कहते हैं। उनमें से ऐसे अविद्युत आवेश होते हैं जो कि पदार्थ के भीतर गति के लिए अपेक्षाकृत स्वतंत्र होते हैं। धातुएं, मानव तथा जंतु शरीर एवं पृथ्वी चालक हैं। कांच, पोर्सेलिन, प्लास्टिक, नायलॉन, लकड़ी जैसे अधिकांश धातुएं अपने से होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत पर उच्च प्रतिरोध लगाती हैं, इन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। अधिकांश पदार्थ ऊपर वर्णित इन दो वर्गों में से किसी एक में आते हैं। जब कुछ आवेश किसी चालक पर स्थानांतरित होता है तो वे तुरंत ही उस चालक के समस्त पृष्ठ पर फैल जाता है। इसके विपरीत यदि कुछ आवेश किसी विद्युत रोधी को दे तो वह वहीं पर रहता है। ऐसा क्यों होता है ये आप अगले अध्याय में सीखेंगे। पदार्थों का यह गुण हमें बताता है कि सूखे बालों में कंघी करने अथवा रगड़ने पर नायलॉन या प्लास्टिक की कंघी क्यों आवेशित हो जाती है, परंतु धातुओं की वस्तुएं जैसे चम्मच आवेशित क्यों नहीं होती। धातुओं से आवेश के चरण हमारे शरीर में होकर धरती में हो जाता है। ऐसा होने के कारण यह है कि धातुएं तथा हमारा शरीर दोनों ही विद्युत के अच्छे चालक हैं, परंतु यदि धातु का
धातु की छड़ पर लकड़ी अथवा प्लास्टिक का हैंडल लगा दिया जाए और उसके धातु के भाग को स्पर्श किया गया है तो वह आवेशित होने का संकेत दे देती है। वैद्युत आवेशों के मूल गुण। हमने ये देखा है ये कि दो प्रकार के आवेश होते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश, तथा इनमें से एक दूसरे को प्रभाव को निरस्त करने की प्रवृत्ति होती है। अब हम यहाँ वैद्युत आवेश के अन्य गुणों का वर्णन करेंगे। यदि आवेशित वस्तुओं को साइज उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम है तो हम उन्हें बिंदु आवेश मानते हैं। यह मान लिया जाता है कि वस्तु का संपूर्ण आवेश आकाश में एक बिंदु पर संकेंद्रित है। आवेशों के मूल गुण। सबसे पहला गुण है आवेशों की योज्यता। अब तक हमने आवेश की परिमाणात्मक परिभाषा नहीं थी, इससे हम अगले अनुभाग में समझेंगे। अंतिम रूप में हम ये मानेंगे कि ऐसा किया जा सकता है और फिर आगे बढ़ेंगे। यदि किसी निकाय में दो बिंदु Q1 और Q2 हैं तो निकाय का कुल आवेश Q1 Q2 के बीच गणितीय रीति से जोड़ने पर प्राप्त होगा, अर्थात आवेशों की वास्तविक संख्याओं की भांति जोड़ा जा सकता है अथवा आवेश द्रव्यमान की भांति अदिश राशि है। यदि किसी निकाय में n आवेश Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn है तो निकाय का कुल आवेश Q1 Q2 Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 प्लस Qn है। आवेश का द्रव्यमान की भांति परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, जबकि आवेश तथा द्रव्यमान में एक अंतर होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान सदैव धनात्मक होता है, जबकि कोई आवेश या तो धनात्मक हो सकता है अथवा ऋणात्मक। किसी निकाय के आवेश का योग करते समय उसके उपयुक्त चिन्ह का उपयोग करना होता है। उदाहरणार्थ, किसी निकाय में यादृच्छिक मात्रा में पाए गए 5 आवेश +1 +2 -3 +4 तथा -5, तब उसी मात्रक में निकाय का कुल आवेश +1 +2 +-3 ++4 +-5 = -1 है। विद्युत आवेश संरक्षित है। अब हम इस तत्व की ओर पहले संकेत दे चुके हैं कि जब वस्तुएं रगड़ने पर आवेशित होती हैं तो एक दूसरे से वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। कोई नया आवेश उत्पन्न नहीं होता और ना ही आवेश नष्ट होता है। विद्युत आवेश युक्त कणों की दृष्टि में लाएं तो हमें आवेश की क्षण की धारणा समझ में आएगी। जब हम दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ते हैं तो एक वस्तु जितना आवेश प्राप्त करती है दूसरी वस्तु उतना ही आवेश खोती है। बहुत सी आवेशित वस्तुओं कि किसी उपयुक्त निकाय के भीतर वस्तुओं के अन्योन्य क्रिया के कारण आवेश पुनः वितरित हो सकता है, परंतु ये पाया गया है कि वियुक्त निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षण को प्रायोगिक रूप से स्थापित किया जा चुका है। यद्यपि किसी प्रक्रिया में आवेश वाही कण उत्पन्न अथवा नष्ट किए जा सकते हैं, परंतु किसी वियुक्त निकाय का नेट आवेश को उत्पन्न करने अथवा नष्ट करना संभव नहीं। कभी कभी प्रकृति का आवेशित कण उत्पन्न करती है। कोई न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन में रूपांतरित हो जाता है। इस प्रकार उत्पन्न प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर परिमाण में समान एवं विजातीय यानी विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं तथा इस रचना से पूर्व और रचना के पश्चात कुल आवेश शून्य रहता है। विद्युत आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटमीकरण कहते हैं, वैसे तो प्रायोगिक रूप से स्थापित किया जा चुका है। सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई जिसे ई द्वारा दर्शाया गया है कि पूर्णांक की गुणज है। इस प्रकार के किसी वस्तु के आवेश Q को सदैव इस प्रकार दर्शाया Q = N, जहाँ N कोई धनात्मक अथवा ऋणात्मक पूर्णांक है। आवेश की यह मूल इकाई इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के लिए आवेश का परिमाण है। परिपाटी के अनुसार इलेक्ट्रॉन के आवेश को ऋणात्मक मानते हैं, इसलिए किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस तथा प्रोटॉन पर आवेश +E द्वारा व्यक्त करते हैं। वैद्युत आवेश सदैव E का पूर्णांक गुणज होता है। इस तत्व को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। भौतिकी में ऐसी बहुत सी अवस्थितियाँ हैं जहाँ कुछ भौतिक राशि क्वांटीकृत हैं। आवेश के क्वांटीकरण का सुझाव सर्वप्रथम अंग्रेज प्रयोगकर्ता फैराडे द्वारा खोजे गए विद्युत अपघटन के प्रायोगिक नियमों से प्राप्त हुआ। सन 1912 में मिल्टन ने इस वास्तविक प्रयोग रूप से निर्देशित किया। मात्राओं की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली यानी SI यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम में आवेश का मात्रक कूलाम है, जिसका प्रतीक C है। एक कूलाम को विद्युत धारा के मात्रक के पद में परिभाषित किया जाता है, जिसके विषय में आप अगले अध्याय में सीखेंगे। इस परिभाषा के अनुसार एक कूलाम वह आवेश है जो किसी तार में 1 एम्पीयर धारा 1 सेकंड प्रवाहित करता है। इस प्रणाली में आवेश की मूल इकाई E
1.602192 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इस प्रकार -1 कूलाम में लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। स्थिर वैद्युत में इतने विशाल परमाणु को आवेशकों से ज़्यादा कदाई सामना होता है, इसलिए हम इसके छोटे मात्रकों 1 माइक्रो कूलाम यानी 10⁻6 कूलाम अथवा 1 मिली कूलाम यानी 10⁻3 कूलाम का उपयोग करते हैं। यदि केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही विश्व में आवेश के मूल मात्रक हैं तो सभी परीक्षित आवेशों को ई पूर्णांक गुणज होना चाहिए। इस प्रकार यदि किसी वस्तु में n1 इलेक्ट्रॉन तथा n2 प्रोटॉन है तो उस वस्तु पर कुल आवेश n2 इंटू ई प्लस n1 इंटू माइनस ई इजक्वल टू n2 माइनस n1 ई। चूँकि n1 और n2 पूर्णांक हैं, इनका अंतर भी एक पूर्णांक है, अतः किसी वस्तु पर आवेश सदैव ई के पूर्णांक गुणज होता है, जिसे ई के चरणों में ही घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है। किंतु मूल मात्रक ई का साइज बहुत छोटा होता है और स्थूल स्तर पर हम कुछ माइक्रो कूलाम के आवेशों को व्यवहार में लाते हैं। इसी पैमाने पर यह तथ्य दृष्टिगोचर नहीं होता कि किसी वस्तु का आवेश ई के मात्रकों में घट अथवा बढ़ सकता है। आवेश के कण की प्रकृति लुप्त हो जाती है और वह सतत प्रतीत होता है। इस स्थिति को तुलना में बिंदु तथा रेखा की ज्यामितीय परिकल्पनाओं से की जा सकती है। दूर से देखने पर कोई बिंदु की रेखा में सतत प्रतीत होती है, परंतु ये वास्तव में सतत नहीं होती। जिस प्रकार एक दूसरे के अत्यधिक निकट से बहुत से हमें बिंदु हमें सतत रेखा का आभास देते हैं, उसी प्रकार एक साथ लाने पर बहुत से छोटे आवेशों का संकलन भी सतत आवेश का वितरण जैसा दिखाई देता है। स्थूल स्तर पर हम ऐसे आवेशों व्यवहार करते हैं जो इलेक्ट्रॉन ई आवेश की तुलना में परिमाण में अत्यधिक विशाल होते हैं। चूँकि ई इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम परिमाण में 1 माइक्रो कूलाम आवेश में एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का लगभग 10⁻13 गुना आवेश होता है। इस पैमाने पर यह तथ्य कि किसी वस्तु में आवेश की कमी अथवा वृद्धि केवल ई के मात्रकों में ही हो सकती है। इस कथन में सर्वथा भिन्न नहीं है कि आवेश सतत मान ग्रहण कर सकता है। इस प्रकार स्थूल स्तर पर आवेश के क्वांटीकरण का कोई व्यवहारिक महत्व नहीं तथा इसकी उपेक्षा की जा सकती है। सूक्ष्म स्तर पर जहाँ आवेश के परिमाण ई के कुछ दशक अथवा कुछ शतक कोटि के होते हैं, अर्थात जिनकी गणना की जा सकती है, वहाँ पर आवेश विविक्त प्रतीत होते हैं तथा आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। अतः ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि किस परिमाण के आवेश की बात हो रही है। कूलाम नियम। कूलाम नियम दो बिंदु आवेशों के बीच लगे बल में विशेष मात्रात्मक प्रकथन है, मतलब कथन है। जब आवेशित वस्तुओं को साइज उनके पृथक करने वाली दूरी की तुलना में बहुत कम होते हैं तो ऐसे आवेशित वस्तुओं के साइजों की उपेक्षा की जा सकती है और उन्हें बिंदु आवेश माना जा सकता है। कूलाम ने दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल की माप में ये पाया है कि ये बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं तथा ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। इस प्रकार यदि दो बिंदु आवेशों Q1 तथा Q2 के बीच निर्वात में पृथक्करण R है तो उनके बीच लगने वाला बल F का परिमाण है F बराबर Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R²। अपने प्रयोगों से किस प्रकार कूलाम इस नियम तक पहुंचे। कूलाम ने धातु के दो आवेशित गोलों के बीच में लगे बल की माप के लिए ऐंठन तुलना का उपयोग किया। जब दो गोलों के बीच कृतकण प्रत्येक गोलों की त्रिज्या की तुलना में बहुत अधिक होता है तो प्रत्येक आवेशित गोले को बिंदु आवेश मान सकते। तथापि आरंभ करते समय गोलों पर आवेश अज्ञात थे, तब वे किस प्रकार समीकरण 1.1 जैसे संबंध खोज पाए। कूलाम के निम्नलिखित सरल उपाय सोचा। मान लीजिए धातु के गोले पर आवेश Q है। यदि इस गोले को इसके सर्वसम किसी अन्य अनावेशित गोले के संपर्क में रख दें तो आवेश Q दोनों गोलों में पर फैल जाएगा। सम्मति के अनुसार प्रत्येक गोले पर Q/2 आवेश होगा। इस प्रक्रिया को दोहराकर हम Q
पॉइंट 2 इक्वल टू क्यू अपन 4 आदि प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं, आवेश प्राप्त कर सकते हैं। कूलाम ने आवेशों का नियत युगल के लिए दूरियों में परिवर्तन करके विभिन्न दूरियों के लिए बल की माप की। तत्पश्चात उन्होंने प्रत्येक युगल के लिए दूरी नियत रखकर युगलों में आवेशों में परिवर्तन किया। विभिन्न दूरियों पर आवेशों के विभिन्न युगलों के लिए बलों की तुलना करके कूलाम समीकरण के संबंध पर पहुंच पाए। कूलाम नियम, जो कि सरल गणितीय कथन है, उस तक आरंभ ऊपर वर्णित प्रयोगों में आधार पर पहुंच गया। यद्यपि इन मूल प्रयोगों ने इसे स्थूल स्तर पर स्थापित किया। अब परमाणु स्तर R लगभग अप्रोक्सीमेटली 10⁻10 मीटर तक भी इसे स्थापित किया जा चुका है। कूलाम ने अपने नियम की खोज बिना आवेशों के परिमाणों के सही संज्ञान के की थी। वास्तव में इसे विपरीत अनुप्रयोग के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। कूलाम के नियम का उपयोग अब हम आवेश के मात्रा को परिभाषित करने के लिए कर सकते हैं। समीकरण के संबंध में अब तक k का मान यादृच्छिक है। हम k के लिए किसी भी धनात्मक मान का चयन कर सकते हैं। k का चयन आवेश के मात्रक साइज निर्धारित करता है। ऐसा ही मात्रकों k का मान लगभग 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इस चयन के फलस्वरूप आवेश के जो मात्रक प्राप्त होते हैं उसे कूलाम कहते हैं, जिसकी परिभाषा हमने पहले अनुच्छेद 1.4 में दे दी है। समीकरण में k का यह मान रखने पर हमें ज्ञात है कि Q1 = Q2 = 1 कूलाम तथा R1 = 1 मीटर के लिए बराबर है 9 × 10⁻9 मीटर। अर्थात एक कूलाम आवेश जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखे इसी परिमाण के किसी अन्य सजातीय आवेश को 9 × 10⁻9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करे। स्पष्ट रूप से एक कूलाम व्यवहारिक कार्यों के लिए आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है। स्थिर वैद्युतिकी में व्यवहार में इसके छोटे मात्रकों जैसे एक मिली कूलाम तथा एक माइक्रो कूलाम का उपयोग किया जा सकता है। बाद की सुविधा के लिए समीकरण 1.1 के नियतांक k को प्रायः k = 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखते हैं, जिससे कूलाम नियम को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R²। एप्सिलॉन को मुक्त आज्ञा से निर्वात की विद्युतशीलता अथवा परावर्तनांक कहते हैं। ऐसे ही मात्रकों में E0 का मान एप्सिलॉन 0 का मान 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन कूलम स्क्वायर मीटर कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। बल एक सदिश है, अतः कूलाम नियम को सदिश संकेतन में लिखना उत्तम होता है। मान लीजिए Q1 तथा Q2 आवेशों के सदिश क्रमशः R1 और R2 हैं। चित्र 1.3a देखिए। हम Q2 के द्वारा Q1 पर आरोपित बल को F12 तथा Q1 के द्वारा Q2 पर आरोपित बल F21 द्वारा व्यक्त करते हैं। दो बिंदुओं आवेश Q1 तथा Q2 को सुविधा के लिए 1 तथा 2 अंक द्वारा व्यक्त किया गया है। साथ ही 1 से 2 की ओर जाते सदिश R21 द्वारा व्यक्त किया गया है। R21 = R2 - R1। इस प्रकार R2 से 1 की ओर जाते सदिश R12 द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। R12 मतलब R1 - R2 = -R21। सदिशों R21 तथा R12 परमाणुओं का संकेतन क्रमशः R21 एवं R12 द्वारा होता है, यानी कि Rn21 = Rn12। किसी सदिश की दिशा का विशेष उल्लेख उस सदिश के अनुदिश एकांक सदिश द्वारा किया जाता है। बिंदु 1 से 2 की ओर अथवा 2 से 1 की ओर इंगित करने वाले एकांक सदिश की परिभाषा हम इस प्रकार करते हैं। R यूनिट वेक्टर R21 = R21 / R21। R12 यूनिट वेक्टर R12 = R12 / R12, यानी कि यूनिट वेक्टर R21 = यूनिट वेक्टर R12। क्रमशः R1 तथा R2 अवस्थित बिंदु आवेशों Q1 तथा Q2 के बीच लगे कूलाम बल नियमों को तब इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। F21 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R² 21 × R यूनिट वेक्टर 21। समीकरण 1.3 के संबंध में कुछ टिप्पणियां प्रासंगिक हैं। समीकरण
1.3 Q1 तथा Q2 के किसी भी चिन्ह धनात्मक अथवा ऋणात्मक के लिए मान है। यदि Q1 तथा Q2 समान चिन्ह के हैं, या तो दोनों ही धनात्मक अथवा दोनों ही ऋणात्मक हैं, तब F21 R यूनिट वेक्टर R21 के अनुदिश है, जो प्रतिकर्षण को प्रदर्शित करता है, जैसे सजातीय आवेशों के लिए होना ही चाहिए। यदि Q1 तथा Q2 विपरीत चिन्ह है, F21 माइनस यूनिट वेक्टर R21 के अनुदिश हैं, जो कि आकर्षण को प्रदर्शित करता था, विजातीय आवेश के लिए हम इसी की आशा करते हैं। इस प्रकार हमें सजातीय तथा विजातीय आवेशों के प्रकरणों के लिए पृथक पृथक समीकरण लिखने की आवश्यकता नहीं है। समीकरण 1.3 दोनों ही प्रकरणों को सही से प्रकट कर देती है। Q2 के कारण Q1 पर आरोपित बल F12 को समीकरण 1.3 में 1 तथा 2 सरल अंत परिवर्तन करके प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात F12 = 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर 112, यानी कि यूनिट वेक्टर R12 = माइनस F21। इस प्रकार कूलॉम का नियम न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुरूप ही है। कूलॉम नियम समीकरण 1.3 से निर्वात में स्थित दो आवेशों Q1 तथा Q2 के बीच आरोपित बल प्राप्त होता है। यदि आवेश किसी द्रव में स्थित है, तो अथवा दोनों आवेशों के बीच के रिक्त स्थान में कोई द्रव भरा है, तब इस द्रव के आवेशित अवयवों के कारण स्थिति जटिल बन जाती है। अगले अध्याय में हम द्रव की स्थिर वैद्युतिकी पर विचार करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर विचार करेंगे। ये इसका उदाहरण है। अब चलते हैं आगे और आगे। बहुल आवेशों के बीच बल। दो आवेशों के बीच पारस्परिक विद्युत बल कूलॉम नियम द्वारा प्राप्त होते हैं। उस स्थिति में किसी आवेश पर आरोपित बल का परिकलन कैसे करें, जहां उसे निकट एक आवेश न होकर उसे बहुत से आवेश चारों ओर से घेरे हों। निर्वात में स्थित n स्थिर आवेशों Q1 Q2 Q3 Qn के निकाय पर विचार कीजिए। Q1 पर Q2 Q3 Qn के कारण कितना बल लगता है? इसका उत्तर देने के लिए कूलॉम नियम पर्याप्त नहीं। याद कीजिए, यांत्रिक मूलों के बलों का संयोजन सदिशों के संयोजन के समांतर चतुर्भुज नियम द्वारा किया जा सकता है। क्या सही स्थिर वैद्युत मूल के बलों पर भी लागू होता है? प्रयोग द्वारा ये स्थापित हो चुका है कि किसी आवेश पर कई अन्य आवेश के कारण बल उस आवेश पर लगे उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है, जो इन आवेश द्वारा इस आवेश पर एक एक कर लगाया जाता है। किसी एक आवेश द्वारा लगाया गया विशिष्ट बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होते। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। इस अवधारणा को भली भांति समझने के लिए तीन आवेशों Q1 Q2 तथा Q3 के निकाय, जिसे चित्र 1.5 ए में दर्शाया गया पर विचार कीजिए। किसी एक आवेश जैसे Q1 पर अन्य दो आवेशों Q2 तथा Q3 के कारण बल को इनमें से प्रत्येक आवेश के कारण लगे बलों के सदिश का संयोजन करके प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार यदि Q2 के कारण Q1 पर बल को F12 द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, तो F12 को समीकरण 1.3 द्वारा अन्य आवेशों की उपस्थिति में होते हुए भी इस प्रकार की व्यक्त किया जा सकता है। F12 = 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R स्क्वायर 12 इंटू यूनिट वेक्टर R12। इस प्रकार Q3 के कारण Q1 पर लगा कूलॉम बल, जिसे F13 द्वारा निर्दिष्ट करता है, जिसे लिख सकते हैं F13 = 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R स्क्वायर 13 यूनिट वेक्टर R13। ये भी Q3 के कारण Q1 पर लगा कूलॉम बल ही है, जबकि अन्य आवेश Q2 उपस्थित है। इस प्रकार Q1 पर दो आवेशों Q2 तथा Q3 के कारण कुल बल F1 है। F1 = F12 + F13 = 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R स्क्वायर 12 यूनिट वेक्टर R12 प्लस 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर 13 R वेक्टर यूनिट वेक्टर R13। चित्र 1.5 के दर्शाए गए अनुसार तीन से अधिक आवेशों को निकाय के लिए उपरोक्त परिकलन का व्यापकीकरण किया जा सकता है। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार आवेशों Q1 Q2 Qn के किसी निकाय में आवेश Q1 पर Q2 द्वारा लगा बल कूलॉम नियम द्वारा लगे बल के समान होता है, अर्थात यह अन्य आवेशों Q3 Q4 Qn की उपस्थिति को प्रभावित नहीं होता।
आवेश Q1 पर सभी आवेशों द्वारा कुल बलों F1 है, तब F12 F13 डॉट 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 F1N का सदिश योग होगा था F1 इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस F डॉट 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 प्लस F1N इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर 12 यूनिट वेक्टर R12 प्लस Q3 डिवाइड बाई R स्क्वायर 13 और यूनिट वेक्टर R13 प्लस डॉट 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 Q1 QN डिवाइडेड बाई R स्क्वायर 1N यूनिट वेक्टर R1N यानी Q1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 सिग्मा N I इक्वल टू Q1 डिवाइड बाई R2 I R यूनिट वेक्टर I1। सदिशों के संयोजन की सामान्य विधि समांतर चतुर्भुज के नियम द्वारा सदिश योग प्राप्त किया जाता है। वास्तव के मूल रूप में समस्त स्थिर वैद्युतिकी कूलॉम नियम का अध्यारोपण सिद्धांत का एक परिणाम है। ये उदाहरण है सब इसके। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मिलेंगे, अब विद्युत क्षेत्र हम पढ़ेंगे। अब इसके जो बाद आएगा पार्ट 2 उसमें, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।